हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज देखने वाले हैं ALP 13 अगस्त 2018 की थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुई थी उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी का डिस्कशन जो है आज हम लोग बारी बारी से करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। क्या है कि एक पाइप किसी खाली टंकी को 4 घंटा में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी आधी खाली थी तब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कोई टंकी है जिसे ए यदि भरना चाहेगा तो वो 4 घंटा में भर देगा, यानी पॉजिटिव काम कर रहा है। और फिर आगे कह रहा है दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकता है, यानी कि माना कि बी नाम का पाइप रहा होगा वो खाली कर रहा है, यानी निगेटिव काम कर रहा है और वो खाली करना चाहेगा तो 10 घंटा में खाली कर देगा। अब यदि हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क कहलाएगा। तो 4 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 40 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क जो है वो 40 है, यानी टंकी की जो टोटल क्षमता है वो 40 यूनिट है। अब यदि ए जो है इसी 40 यूनिट को जो है 4 घंटा में भर देता है तो इस 4 से यदि हम इस 40 में भाग कर देते हैं तो ए के द्वारा 1 घंटा में किया गया कार्य हमें पता चलेगा, यानी कि ए का क्षमता हमें पता होगा। तो अब 4 से यदि इस 40 में भाग करते हैं तो कितना 10 हो जाएगा, यानी कि ए जो है 1 घंटा में 10 कार्य करेगा, तब तो 4 घंटा में 40 काम करेगा। अब उसी तरह बी जो है इस 40 यूनिट को 10 घंटा में खाली कर देता है। तो जब 40 यूनिट को 10 घंटा में खाली करता है तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 4 खाली करेगा। 1 घंटा में 4 यूनिट खाली करेगा तब तो 10 घंटा में 10 चौक 40 यानी 40 यूनिट खाली कर देगा। उसके बाद आगे हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब टंकी आधी खाली थी तब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी का तो टोटल क्षमता 40 है और आधी हमसे पूछा जा रहा है, तो आधा का मतलब 40 का आधा 20 हो जाएगा, यानी इस 20 को भरने में कितना समय लगेगा जब इन दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तब हमसे पूछा जा रहा है। तो 1 घंटा में ए जो है 10 भरेगा और उसी घंटा में ए 10 भरेगा और बी 4 खाली कर देगा, यानी कि उसी घंटा में कितना 6 यूनिट से भरा जाएगा। और इस 6 से यदि भरा जाता है तो हमें कितना भरना है, 20 यूनिट को भरना है। तो अब यदि हम इस 20 यूनिट में 1 घंटा में किया गया कार्य से भाग दे देते हैं तो हमें समय पता चलेगा। तो अब यदि 20 में 6 से भाग देते हैं तो पहले कटेगा 2 से, 2 तिया 6 और 10, यानी कि 10/3 घंटा हो जाएगा। और 10/3 घंटा को हम इस तरह लिख सकते हैं 3.1/3, क्योंकि 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी 10/3। और हमारा ऑप्शन 3.1/3 के रूप में नहीं है, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट इस तरह करके है। तो हम क्या करेंगे कि 3 घंटा तो यहाँ होगा ही, टंकी को भरने में 3 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, और इस 1/3 घंटा को जो है हम जो है मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में घंटा को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से गुना करना पड़ता है। तो 3 से इस 60 में यदि हम भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 1/3 घंटा का अर्थ 20 मिनट होता है। तो कहने का मतलब टंकी को जो भरने में समय लगेगा वो 3 घंटा जो है 20 मिनट लग जाएगा, ठीक ना, जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में 488 घन सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो घन के प्रत्येक किनारा की लंबाई कितनी होगी हमसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि कोई एक घन है जिसका घन की लंबाई कितना होगा हमसे पूछा जा रहा है। तो माना कि शुरुआत में घन की किनारा की जो लंबाई रहा होगा वो ए रहा होगा। उसके बाद कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर यदि घन के किनारा को हम बढ़ा देते हैं तब जाके उसका आयतन में जो वृद्धि हो जाता है वो 488 घन सेंटीमीटर हो जाता है। और घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो भुजा क्यूब होता है, यानी कि साइड का यदि हम क्यूब कर देंगे तो उस घन का आयतन निकल जाएगा। अब यदि इस सवाल को हम बाय ऑप्शन बनाना चाहे तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी होगी। तो माना कि ए ऑप्शन यदि हम ले लेते हैं कि ए ऑप्शन माना कि 8 सेंटीमीटर घन की किनारा का लंबाई रहा होगा,
तो अब क्वेश्चन के अनुसार 8 सेंटीमीटर घन का किनारा का लंबा रहा होगा, तो फिर कह रहा है 2 सेंटीमीटर वृद्धि कर दिया जाता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर कर दिया जाता है। और अब हम यदि आयतन निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर वाला घन का आयतन निकालेंगे तो 8 का क्यूब यानी कि 512 हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर घन का आयतन निकालेंगे तो 10 का क्यूब करेंगे यानी कि 1000 हो जाएगा। और इन दोनों के आयतन में कितना का अंतर है, 488 का अंतर है, और यही तो क्वेश्चन में भी अंतर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि घन की प्रत्येक किनारा का जो लंबाई होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा, और जब 8 से हम 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं यानी कि 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, तब जाके आयतन में जो वृद्धि होगा वो 488 सेंटीमीटर का होता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 192 पेन की कीमत 10 रुपया है तो 5 रुपया में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि 10 रुपया में 192 पेन खरीदा जाता है, तो 5 रुपया में कितना पेन खरीदा जाएगा, यानी कि 10 का आधा 5 है, तो 192 का भी आधा होना चाहिए, यानी कि 192 का आधा 2 नमा 18 और 2 छक्के 12, यानी कि 5 रुपया में जो है हम 96 पेन खरीदेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी नाभिक को धारा के प्रतिकूल का अर्थ होता है कि धारा की विपरीत दिशा में 40 किमी जाने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में उसे 5 घंटा लगते हैं, तो स्थिर जल में नाभिक की गति ज्ञात कीजिए। तो माना कि नाभिक की जो गति रहा होगा स्थिर जल में वो x रहा होगा। अब यदि नाभिक का गति x है और नाव की गति को हम y मान ले, पानी की गति को हम y मान ले धारा की गति को, तो नाभिक की गति में से धारा की गति को यदि हम घटा देते हैं तो इस गति से जो गति शेष बचेगा उस गति से नाभिक अब धारा की विपरीत जो है वो दूरी तय करेगा इस चाल से। तो इस चाल से यदि हम जब घटा देते हैं तो 40 किलोमीटर जाने में 8 घंटा लगता है, और चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, और ये हमारा क्या है, चाल है, x माइनस वाई चाल है, और दूरी हमारा कितना 40 दिया गया है और समय कितना 8 दिया गया है, यानी कि 5 हो जाएगा चाल, 8 पंचे 40। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है जबकि धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा का अर्थ होता है कि नाभिक तो अपना चाल से चलेगा ही चलेगा, और उस नाभिक को और तेज धकेलेगा कौन, धारा भी धकेलेगा, यानी कि ऐड हो जाएगा दोनों का चाल, और दोनों का चाल ऐड हो जाएगा, ये दोनों का चाल है। और रियल में यदि हम चाल निकालना चाहे तो इस चाल से जो है वो 5 घंटा चलता है और 40 किलोमीटर दूरी चलना है, तो 5 8 40 हो जाएगा, यानी कि 8 की स्पीड से चल रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि दोनों को ऐड कर देते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यानी ये खत्म हो जाएगा, और प्लस 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 यानी कि 2x हो जाएगा, और बराबर यहाँ 5 और 8 कितना 13 हो जाता है, यानी x का जो मान होगा वो 13/2 हो जाएगा, यानी कि x का मान 6.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कहने का मतलब नाभिक जो है वो 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो दूरी तय कर रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि tan अल्फा बराबर जो है, tan अल्फा बराबर क्या दिया गया है, tan अल्फा बराबर √2 - 1 दिया गया है, और हमसे tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए tan अल्फा का उल्टा क्या हो जाएगा, cot अल्फा हो जाएगा, यानी cot अल्फा जब tan अल्फा का उल्टा हो जाएगा तो tan अल्फा का मान √2 - 1 है, और tan का उल्टा cot होता है, तो जब cot होता है तो इसका जो भी मान है वो उल्टा हम लिख सकते हैं, √2 - 1 1/, लिख सकते हैं। अब यदि हम इसका हर का परिमेयकरण करते हैं तो इधर यदि प्लस है तो हर का परिमेयकरण ऊपर में क्या करेंगे, हम √2 + 1 से गुना करेंगे, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। तो अब ये जो हो जाएगा हमारा a² - b² के फॉर्मूला पे नीचा वाला भाग आ जाएगा, क्योंकि a + b और a - b यहाँ हो रहा है, इसे a यदि मान ले और इसे b मान ले तो यहाँ a + b और यहाँ a - b हो रहा है, और जब ये a + b और ये a - b हो रहा है तो ये a² इसका करेंगे और इसका b² करेंगे, यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और दोनों का अंतर कितना 1 हो जाएगा, यानी नीचे वाला का कहानी खत्म, क्योंकि नीचे वाला तो 1 हो जाएगा।
और ऊपर में 1 से √2 + 1 से गुना करेंगे तो √2 + 1 ही बचेगा, यानी कि कोट अल्फा का मान क्या हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा। और tan अल्फा का मान क्या है, √2 - 1 है, तो tan अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे, √2 - 1, और cot अल्फा की जगह क्या रखेंगे, -√2 + 1 रखेंगे। तो √2 और ये माइनस फिर गुना करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एक तो है यहाँ कहीं। अब √2 इधर प्लस और इधर माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि -2 हो जाएगा इसका आंसर, tan अल्फा - cot अल्फा का, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि a + 1/a का जो मान है वो 3 है, तो हमसे a³ + 1/a³ का जो मान है पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल का, कि प्लस से कहाँ जाना है, प्लस में ही जाना है, और कहाँ पावर यहाँ नहीं पूछा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 से कहाँ 3 के पास जाना है। जब प्लस से प्लस में और 1 से 3 के पास जाना है तो यहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा उसका तो सबसे पहले क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा। और इस क्यूब में से क्या करेंगे कि यहाँ जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका 3 गुना करके घटा देंगे, तो 3 दिया है तो 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, यानी 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना, 18 हो जाएगा, यानी कि a³ + 1/a³ का जो मान हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम क्यूब क्यों कर रहे हैं और उसी के 3 गुना करके क्यों घटा रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप लोग को पता होगा, याद होगा कि एक फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब, और a + b का होल क्यूब फॉर्मूला a³ + b³ + 3ab * a + b हो जाता है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे कि a + b के जगह हम क्या रखेंगे, a + b का मान तो यहाँ 3 दिया है तो 3 रखेंगे, और यहाँ पावर में क्यूब यानी कि क्यूब करेंगे, और इतना का तो मान हमें निकालना ही है, तो a³ + b³ रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि इतना का मान निकालना है। और +3 और a के जगह क्या रखेंगे, a को रखेंगे तो a, और उसके बाद गुना b के जगह क्या रखेंगे, 1/a को रखेंगे तो 1/a, और a खत्म, यानी यहाँ क्या 3 बचेगा ना। और फिर a + b, तो a + b के क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, यानी कि 3 गुना 3 तो कितना 9 हो जाता है, और इसका मान निकालना है, और इधर क्यूब करेंगे तो कितना 27 हो जाएगा। और यही 9 को क्या कर रहे हैं, इधर प्लस में है, इधर लाएंगे माइनस में, यानी कि 27 में से 9 घटाएंगे कितना 18 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग जो है क्यूब करते हैं, और क्यूब में से क्या करते हैं, उनका तिगुना करके घटा देते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 5776 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या है कि 5776 का वर्गमूल कह रहा है। तो 5776 का यदि हमें वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 70 का यदि स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 × 49, यानी 49 पर 2 जीरो हो जाएगा। और इसी तरह हम यदि 80 का स्क्वायर करते हैं तो कितना, 8 × 8 = 64, और 64 पे 2 जीरो हो जाएगा, यानी 4900 और 6400 के बीच में 5776 है, यानी 6400 से छोटा है 5776, और 70 से क्या है, यानी कि 4900 से बड़ा है। तो कहने का मतलब 70 से बड़ी कोई ऐसी संख्या होगी और 80 से छोटी होगी। तो अब यदि हम ऑप्शन को देखें तो मात्र ऑप्शन में 70 और 80 के बीच में मात्र एक ऐसा ऑप्शन ए नंबर है जिसमें 76 है, यानी कि इन दोनों के बीच में संख्या कौन सी है, 76 है। तो कहने का मतलब हम यदि 76 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा 5776 हो जाएगा, ठीक ना। जो ऑप्शन होगा आपका ए नंबर, यानी कि 5776 का जो वर्गमूल होगा वो 76 होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में बिंदु पर स्थित समकोण BC 15 सेंटीमीटर है तथा AB 8 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC के भीतर एक वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में जो कह रहा है कि B के जगह समकोण है, यानी कि ये कोण जो हो जाएगा वो B होगा, और माना कि ये A और ये C होगा, और ये एक समकोण त्रिभुज है। हमसे फिर आगे क्वेश्चन में कहता है BC 15 सेंटीमीटर, यानी कि इस भुजा की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है,
अब ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर और ये भुजा 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप लोग को याद होगा कि एक ट्रिपलेट नंबर 8, 15 और 17 वाला ट्रिपलेट नंबर उसे कहते हैं कि दो छोटी भुजा का वर्ग का योग जो होता है एक बड़ी भुजा के वर्ग के यदि बराबर हो जाता है तो वो ट्रिपलेट नंबर कहलाता है, यानी कि वो समकोण त्रिभुज का भुजा कहलाता है। तो 8 और 15 का योग कर वर्ग के योग यदि हम करते हैं तो 17 के वर्ग के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये तीनों ट्रिपलेट नंबर कहलाता है। तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या जो है कर्ण हो जाएगा, यानी कि 17 जो है वो कर्ण हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के भीतर एक वृत्त बना है, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर जो है एक वृत्त बना है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ठीक ना, और ये वृत्त है और हमसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वृत्त की केंद्र बिंदु को हम परिधि मिला देते हैं तो ये त्रिज्या कहलाती है और ये त्रिभुज के अंदर है, यानी कि ये अंतः त्रिज्या कहलाएगी, ठीक ना, अंतः त्रिज्या कहलाएगी। तो समकोण त्रिभुज के अंतः त्रिज्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अंतः त्रिज्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लंब प्लस आधार होता है, यानी कि 8 प्लस 15 माइनस कर्ण बट्टा 2 होता है, ठीक ना। तो देखिए 8 और 15 को ऐड करेंगे तो 15 और 5 20 3 23 हो जाएगा और 23 में से क्या करेंगे 17 को घटा देंगे, 23 में से 17 को घटाएंगे और 2 से भाग करेंगे तो 23 में से 17 6 होगा और बट्टा 2, यानी कितना हो जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 32% 80 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का, तो माना कि x का 32% और प्रतिशत हटेगा तो क्या करेगा, 100 से भाग करेगा और प्रतिशत क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब कह रहा है इसका क्या है, 80 है। तो अब यदि हम यहाँ काटेंगे 8 बार में तो 8 चौक 32 और ये इधर कटेगा 8 दाएं के 100, ये 2 बार में और ये कितना 5 बार में जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि अब 100 इधर भाग में उधर जाके क्या कर देगा, गुना कर देगा और उधर जाएगा गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना 2x बराबर जो है हमारा 500 हो जाएगा और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 250, यानी x का मान 250 हो जाएगा। कहने का मतलब जो 250 का यदि हम 32% निकालेंगे तो वो 80 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 40 है, यदि उनमें से एक संख्या 2.50 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या 2.50 है और इसमें हम कौन ऐसी संख्या से गुना करें कि गुना करने के बाद 40 हो जाए। तो माना कि इसमें x से हम यदि गुना कर देते हैं तो 40 हो जाएगा। अब यदि इसे सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक यानी 1 पर 2 जीरो हो जाएगा। अब यदि कटेगा 0 से 0 खत्म और 5 से 25 25 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इधर यदि काटेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा। 2 इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी x का जो मान हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2.50 में हम यदि 16 से गुना करते हैं तो हमें 40 मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है यदि 8 अंकों की संख्या है 1 3 6 30 57 और 85, ये 8 अंकों की संख्या है और कहा जा रहा है 15 से विभाज्य है। ये संख्या जो है 15 से विभाज्य है और जब ये 15 से विभाज्य है तो हमसे पूछा जा रहा है कि p का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15 जो होता है वो 3 और 5 के मिलने से बना होता है, यानी कि जो संख्या 3 और 5 से विभक्त हो जाएगा वो संख्या 15 से भी विभक्त हो जाएगा। तो 5 से विभक्त होने का नियम कहता है कि जिस संख्या को विभाज्य करना है उस संख्या का इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए। तो इस संख्या को 5 से विभाज्य करना है, यानी कि इकाई अंक 5 है तो 5 से विभाज्य हो जाएगा। अब 3 से विभाज्य होने का रूल कहता है कि जिस भी संख्या को 3 से विभाज्य करना है तो उसका अंकों का जो योग होता है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, तब जाके वो संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कि 8 और 5 13 और 13 7 20 और 5 25 और 6 31 3 34 और 1 35 और 35 प्लस p, यानी कि 35 प्लस p यदि ये 3 से विभाज्य हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा।
तो 35 में हम p के जगह क्या रखें कि वो 3 से विभाज्य हो जाए। तो 35 के जगह हम p के जगह हम यदि 1 रख देते हैं तो 35 प्लस 1 यानी 36 हो जाएगा, और 36 तो 3 से विभाज्य है, यानी कि p के जगह हम 1 रखते हैं तो ये संख्या विभाज्य हो जाएगा 3 से, और जब ये 3 से विभाज्य हो जाएगा और 5 से भी विभाज्य हो रहा है तो 15 से भी विभाज्य होगा, यानी कि p के जगह हम 1 रख देते हैं तब जाके 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगा, यानी कि p का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो देखिए वैसी संख्या जो रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन से यदि हम इस सवाल को बनाएं तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 2 का क्यूब रूट, यानी कि क्यूब रूट, तो 2 का क्यूब रूट तो होगा नहीं, यानी ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो कहने का मतलब ए जो है वो परिमेय संख्या नहीं होगा ऑप्शन। अब बी नंबर ऑप्शन हम यदि ले ले तो 8 का क्यूब रूट कह रहा है, और 8 का क्यूब रूट जो होता है वो 2 होता है, क्योंकि 2 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 होता है, और हमें कितना लेना है 3 2 के बदला 1 2 लेना है, क्योंकि क्यूब रूट कर रहे हैं तो 1 2 3 2 है, यानी कि 8 का जो क्यूब रूट होगा वो 2 होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वो रूट से बाहर आ जाता है, और जब रूट से बाहर आ जाता है तो ये परिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2800 में हम कौन ऐसी संख्या को घटा दे कि वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक ना, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यदि 50 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, यानी कि 50 का स्क्वायर करने पर 2500 होता है, कहने का मतलब 50 से ऊपर वाली संख्या को हम स्क्वायर करेंगे तब 2800 होगा। अब यदि हम 52 को स्क्वायर करके देखते हैं तो स्क्वायर करने का ट्रिक क्या होता है कि 2 गुने सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, तो इकाई अंक पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा। अब जो है 5 गुने 2 10, और 10 गुने 2 कितना 20, तो 20 का हम कितना लेंगे 0 लेंगे और 2 हाथ में बचेगा। उसके बाद लास्ट का जो संख्या बचा है 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 2 हाथ में बचा था तो 27, यानी 52 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 2704 होगा, और 2704 से भी बड़ा है 2800, यानी कि अब 53 का स्क्वायर करेंगे, और 53 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 3 तिया 9 हो जाएगा, और 5 तिया 15, और 15 दूना 30, और 30 का क्या लेंगे 0 लेंगे, हाथ में 3 बचेगा, बचे 25, और 25 3 28 हो जाएगा, यानी कि 53 का स्क्वायर करने पे 2809 होता है, और 52 का स्क्वायर करने पे 2704 होता है, यानी 2704 और 2809 के बीच में 2800 आ रहा है। अब यदि हमें यहाँ जोड़ने का बात करता तब तो हम 2800 में 9 को ऐड कर देते हैं तो ये 2809 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 53 का स्क्वायर करने पे 2809 आता है, और आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो 2800 नहीं आएगा। ठीक ना, इसलिए 2800 में से घटाने का बात करेगा या तो कभी कभी जोड़ने का भी बात करेगा, लेकिन यहाँ तो घटाने का बात किया है। तो 2800 में से हम क्या घटाएं कि 2704 हो जाएगा, क्योंकि 2704 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये 52 का स्क्वायर करते हैं तो 2704 आता है। तो 2800 में से हम यदि 96 को घटा देंगे तो कितना 2704 हो जाएगा, यानी कि 96 घटाने पे 2704 होता है, कहने का मतलब 96 घटाने पे जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 6 विद्यार्थियों के समूह ने एक परीक्षा दी। परीक्षा देने के उपरांत एक अन्य विद्यार्थी भी इस समूह में शामिल हो गया। समूह के औसत अंक में 3 अंकों की वृद्धि हो गई। इस समूह में शामिल किए बगैर उस विद्यार्थी की औसत अंक से अधिक कितने अंक मिले थे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 विद्यार्थी के समूह में एक परीक्षा दी, तो माना कि 6 विद्यार्थी का जो औसत अंक रहा होगा वो कितना x रहा होगा। अब यदि 6 विद्यार्थी का औसत अंक x रहा होगा तो 6 विद्यार्थी का औसत अंक का योग कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब योग 6x हो रहा है तो आगे कह रहा उपरांत एक अन्य विद्यार्थी भी इस समूह में शामिल हो गया।
तो जब इस विद्यार्थी को हम समूह में शामिल करते हैं तो माना कि जिस विद्यार्थी को शामिल किए उस विद्यार्थी का जो अंक रहा होगा वो y रहा होगा। अब ये जो है सातों विद्यार्थी का जो है अंक का क्या है, योग है। अब यहाँ सातों विद्यार्थी के अंकों का योग है। फिर आगे कह रहा है जब नए विद्यार्थी को मिला लेते हैं तो औसत में 3 अंक का वृद्धि हो जाता है, यानी कि औसत तो x था और x में क्या हो गया, 3 अंक का वृद्धि हुआ। क्यों 3 अंक का वृद्धि हुआ, क्योंकि पहले तो 6 स्टूडेंट था और एक स्टूडेंट को मिला लिया यानी कि 7 स्टूडेंट हो गया, तब जाके औसत इतना हो जाता है। और इसमें हम 7 से यदि गुना कर देंगे तो ये सातों विद्यार्थी का अंकों का योग हो जाएगा और ये भी हमारा सातों विद्यार्थी के अंकों का योग था, इसलिए अंकों का योग बराबर अंकों का योग। अब इसे हम यदि सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 7 और x में गुना करेंगे तो 7x प्लस कितना 21 हो जाएगा, बराबर इधर 6x प्लस y होगा। अब इसी 6x को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में उधर माइनस में, यानी कि y का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7x में से 6x घटेगा तो x हो जाएगा प्लस 21 हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इस विद्यार्थी की औसत अंक से कितने अंक अधिक मिले, तो औसत अंक तो x था और x से कितना अधिक मिल रहा है, 21 अधिक मिल रहा है। किसको, इस y वाले विद्यार्थी को कितना अंक अधिक मिल रहा है, 21 अंक अधिक मिल रहा है, क्योंकि औसत अंक तो x था और अधिक को हम ऐड यहाँ किए थे y को, यानी कि अधिक कितना मिल रहा है, 21 अंक अधिक मिल रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 23 गुने 31 हम करते हैं, 23 गुने 31 करते हैं तो 713 आ जाता है। फिर आगे कह रहा है तो 0.0713 में हम यदि 3.1 से भाग करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए भाग मत करने लग जाइएगा जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो, क्योंकि इसमें छुपा रहता है इसका मान। तो इसका मान कैसे छुपा हुआ है, तो देखिए यहाँ से यदि दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि 1 पर 1 जीरो हो जाएगा और यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 था अंक, यानी कि दशमलव 1 पे 4 जीरो हो जाएगा। अब जीरो से जीरो कटेगा और यहाँ देखिए 713 कब होता है, जब 23 गुने 31 करते हैं तब होता है। और यहाँ जो हमारा बचा है कितना, 713 बट्टा 31 गुने 1000 बचा है। तो यहाँ से 713 और इधर 31 गुना में है, इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 731 बट्टा 13 का मान कितना 23 हो जाएगा। अब यदि 713 बट्टा 31 का मान 23 हो रहा है तो यहाँ तो 713 बट्टा 31 है, यानी कि इतना का मान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और इस 23 में क्या करना है, इस 1000 से भाग करना है और 1000 से भाग करना है, यानी 1 पर 3 जीरो, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी कि 0.023 होना चाहिए, ठीक ना। तो कहने का मतलब सॉल्व करने के बाद कितना होगा, 0.023 होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 वर्षों के अंतराल पर जन्मी 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है तो सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी है। माना कि छोटी बहन की जो आयु रहा होगा वो x रहा होगा और 3 वर्ष के बाद जन्म लेती है, तो 3 वर्ष के बाद फिर x प्लस 3, फिर अगले 3 वर्ष के बाद x प्लस 6, फिर अगले 3 वर्ष के बाद x प्लस 9 और इसी तरह करके x प्लस 12 पांचवी बहन का होगा। और जब पांचवी बहन का x प्लस 12 तो 1 2 3 4 5x प्लस हो जाएगा 3 6 9 9 18 और 12 कितना 30 हो जाएगा। और इसका योग कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 50 वर्ष दिया गया है। इसका योग कितना 50 वर्ष दिया गया है। अब 30 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 5x बराबर 20 हो जाएगा और 5 से काटेंगे तो 4x का मान 4 हो जाएगा, यानी सबसे छोटी बहन जो है वो 4 वर्ष का है और बड़ी बहन जो होगा वो 12 प्लस 4x के जगह रखेंगे कितने वर्ष का, 16 वर्ष का हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 62,500 रुपया पर प्रतिवर्ष 21% ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए अर्धवार्षिक कह रहा है और अर्धवार्षिक का अर्थ होता है कि समय को क्या करना है 2 गुना, तो 2 × 2 1.5 वर्ष यानी कि 3/2 और इसका 2 गुना करना है यानी कि 3 वर्ष का ब्याज निकालना है।
और दर को क्या करते हैं कि आधा करते हैं। तो दर कितना है 21% है, तो 21% का आधा कितना 10.5 हो जाएगा, 10.5%। अब इस 10.5% को हम यदि भिन्न के रूप में बदलते हैं तो कितना 1000 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो 100 और दशमलव के बाद एक अंक तो उसके बदला एक जीरो। अब यदि इसे काटेंगे तो 5 से काटेंगे 21 बार में, इसे काटेंगे 5 से 200 बार में, यानी कि भिन्न के रूप में कितना 21/200 हो जाएगा। और जब 200 होता है तो नीचे वाला क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाएगा, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, यानी कि ब्याज कहलाता है। और ऊपर वाला जब ब्याज कहलाएगा तो 200 रुपया जो है वो हमारा 221 हो जाएगा, क्योंकि 200 और 21 रुपया ब्याज, तो 221 एक वर्ष में हो रहा है, लेकिन हमें 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो जब 3 वर्ष का ब्याज निकालना है तो फिर अगले 2 वर्ष, दूसरी वर्ष में कितना 200 से 221, फिर 200 से क्या हो जाएगा 221 हो जाएगा। अब यहाँ इन तीनों को गुना करेंगे, फिर इन तीनों को गुना करेंगे, तो ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, उसके बाद घटाने के बाद ब्याज मिलेगा। तो देखिए 221 का 3 बार गुना करने का अर्थ होता है कि 221 का क्यूब करना। अब 221 का क्यूब करना कितना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि हार्ड आ जाए कैलकुलेशन, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना ही काफी मुश्किल है। अब यदि हम इस सवाल को फॉर्मूला से भी बनाना चाहे तो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि P × 1 + R/100 का पावर क्या हो जाएगा T हो जाएगा, -1 करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। और ये तो रेशियो मेथड से बना रहे थे तो इतना हार्ड हो रहा था। अब यदि इस फॉर्मूला से भी बनाएंगे तो r के जगह हम क्या रखेंगे 10.5 को रखेंगे, और r के जगह 10.5 को रखेंगे तो फिर क्या होगा, वही रूप ले लेगा 221 और 200 वाला, और टाइम के बदला हम क्या 3 रखेंगे, यानी कि फिर हमारा क्यूब करने का ही नौबत आ जाएगा। तो क्यूब फिर करेंगे तो 221 का क्यूब कितना बड़ा हो जाएगा और एग्जाम में काफी समय लग जाएगा। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन छोड़ना ही काफी आसान रहेगा, ठीक ना। तो